जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सर एजुकेशन पर। जहाँ अपन पढ़ रहे हैं लैब स्टैंड 2023 के लिए फिजिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सब लोग? ऐसे आप सभी की दुआओं से मैं ठीक हो गया हूँ। अब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह सकती 100% ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है कि अभी क्लास ले रहा हूँ, ले पा रहा हूँ क्लास। आज की क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं करेंगे क्योंकि इतनी अभी हिम्मत रही नहीं। इतना 4 दिन बॉडी ख़राब रहने के बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई बॉडी में, तो इतने टाइम तक मैं खड़ा तो रह नहीं पाऊँगा। लेकिन आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे, क्लास लेंगे अच्छे से, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ मास है, जो द्रव्यमान केंद्र है, उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 4 दिन का समय मिला था, ठीक है। आपने सेंटर ऑफ मास का जो वीडियो था वो देख लिया होगा अच्छे से, ठीक। तो अपन ने अब तक क्या पढ़ा था भाई? सेंटर ऑफ मास में यही ना कि भाई फॉर एग्जांपल दो द्रव्यमान है, दो से ज़्यादा भी लिए थे अपन ने, लेकिन फॉर एग्जांपल 2 द्रव्यमान लिए थे अपन ने, ठीक है, M1 और M2। तो इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? इन दोनों के कहीं बीच में, कहीं बीच में आएगा। इस साइड भी नहीं आएगा और इस साइड भी नहीं आएगा, कहीं ना कहीं बीच में आएगा, ठीक। फिर अपन ने कुछ फॉर्मूले भी निकाले थे, ठीक है। अब जैसे कि इसमें इस केस में देखो, जैसे M1 है M2, अभी M1 और M2 दोनों बराबर है तो बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक। यदि M1 बड़ा है, फॉर एग्जांपल M1 बड़ा है, M1 बड़ा है M2 से, तो सेंटर ऑफ मास इस मिड पॉइंट से इस साइड होगा, ठीक। यानी कि M1 की तरफ। यदि M2 बड़ा है, M2 बड़ा है M1 से, तो सेंटर ऑफ पॉइंट किस साइड होगा? इस साइड, समझ गए? यानी कि दोनों द्रव्यमान यदि बराबर है तो सेंटर पॉइंट कहाँ होगा? ये मध्य बिंदु इनका, ठीक। और यदि दोनों ही द्रव्यमान बराबर नहीं है, एक छोटा बड़ा है, तो सेंटर ऑफ पॉइंट किसके नज़दीक होगा? सॉरी, सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास है वो किसके नज़दीक होगा? वो होगा जो द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, जो मास सबसे ज़्यादा उसके पास होगा, ठीक है। तो ये बात अपने क्लियर हो गई थी लास्ट क्लास में। फिर अपन ने एक फॉर्मूला भी सीखा था कि भाई M1 x1, M2 x2, M3 x3 और कुछ M1 प्लस M2 M3। इसी प्रकार ये तो था x अक्ष के लिए कि यदि द्रव्यमान ऐसे अगर x अक्ष पे दिया हुआ है, ये M1 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, M2 यहाँ पे दिया हुआ है इस साइड वाली लेंथ के लिए। अब यदि आपने को यहाँ से मेजर करना हो तो वो था y अक्ष के लिए, तो यानी कि M1 y1। सारे फॉर्मूले देखे थे अपन ने, M1 y1, M2 y2। अगर कोई डायरेक्ट जंप कर रहा है इस क्लास में तो प्लीज़ पीछे वाली क्लास रेफर कर लेना, ठीक है। आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। M3 y3, फिर M1 प्लस M2 प्लस M3। अगर z अक्ष और हो तीसरी, ठीक है। और यदि द्रव्यमान ना तो पूरी तरह से x पे है, ना ही y पे है, मतलब और ना ही पूरे z पे है, बिल्कुल ऐसे बीच में है ना कहीं पे, तो उसका x निर्देशांक भी होंगे, y भी होंगे और z भी होंगे। तो वो सभी के कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप वो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। तो अब एक्चुअली में क्या है, मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ सदिश फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में आप इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कैसे अप्लाई करोगे? किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। इसी फॉर्मूले को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे अप्लाई करोगे वो अपन देखते हैं, चलिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको एक सदिश जो पोजिशनल वेक्टर है, ठीक है, उसके बारे में बात की। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल सी अपन ने बात पढ़ी थी, आप सभी जानते ही है कि भाई इस साइड वाले को बोलते हैं आई कैप, एक्स को ये जे कैप, और बाहर निकला जेड वाला क्या होता है? के कैप। ये आप सभी को पता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यदि इस साइड लेंथ 3 है तो उसको क्या बोलेंगे? 3 आई कैप। इस साइड ऊपर 3 है तो उसको 3 जे कैप बोलते हैं। अगर के की साइड में होता है, इस साइड बाहर निकला हुआ कोई लेंथ 3 होती है तो 3 जे कैप बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन जो फॉर्मूला पढ़े थे, जो M1 x1, M2 x2, M3 x3, उसको अपन पढ़ेंगे स्थिति सदिश के रूप में, यानी कि पोजिशनल वेक्टर। किस फॉर्म में पढ़ेंगे? पोजिशनल वेक्टर। पहले तो ये मैं समझाता हूँ कि आपको पोजिशनल वेक्टर क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है। पहले इसकी तरफ देखना मत, ठीक है, पहले समझ लो आप। हो सकता है थोड़ा जोश ना रहे, थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ सब कुछ, मतलब ठीक है, बस ये की क्लास ले रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है जब इंसान बीमार होके 4 दिन बीमार होके फिर एकदम से उठ के आता है ना,
कितना मुश्किल होता है, मतलब ये समझ लो कि क्लास लेना भी मतलब ऐसे मुश्किल लग रहा है, लेकिन नहीं यार, हिम्मत तो करनी है, क्लास तो लेनी है फिर आगे भी, तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बड़ी हिम्मत करके क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, स्थिति सदिश का मतलब जैसे कि भाई आपको पता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु या बिंदु, उसकी कुछ ना कुछ स्थिति होती है। यदि अपन एक्स वाई और जेड किसी पर्टिकुलर चीज़ को मान ले तो वहाँ पर उसके सापेक्ष स्थिति होती है। जैसे कि मतलब ये मैंने मान लिया कोई वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है और ये जेड एक्स है, ठीक। अब मैं कोई यहाँ पे एक बिंदु मान लेता हूँ, यहाँ पे एक बिंदु, ये वाला बिंदु है, ठीक है। तो इस बिंदु की कुछ ना कुछ स्थिति होती है, इसके सापेक्ष वाई के सापेक्ष कुछ स्थिति होती है, एक्स के सापेक्ष कुछ स्थिति होती है, जेड के सापेक्ष कुछ स्थिति होती है। अगर ये पूरा पूरा बोर्ड पे ही चिपका हुआ है, बिंदु बोर्ड पे ही है, यानी कि बोर्ड पर ही है, तो इसका मतलब उसका जेड वाला पार्ट तो जीरो हो गया, क्योंकि बाहर निकला हुआ पार्ट कुछ भी नहीं है बोर्ड पे, यानी कि ये 2D हो जाएगा। 2D जेड की बात है, जब वो क्या होता है 3D होता है, ठीक। तो मान लो कि भाई उस तीसरे डी को भूल जाओ, जेड वाले को भूल जाओ, 3D किसकी बात करें, 2D की। अब 2D में कोई बिंदु है, ठीक है। अब ये बिंदु ले लो या वस्तु ले लो, कुछ भी ले लो, मान लिया यहाँ कोई वस्तु ही है, तो उस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होगा कि भाई इसका एक्स निर्देशांक क्या है, मैंने मान लिया एक्स, वाई कुछ ना कुछ आएगा, ठीक। अब चूंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक एक सदिश मानते हैं, वो होता है आर कैप, उसको बोलते हैं स्थिति सदिश। अब जैसे कि स्थिति सदिश को क्या लिखोगे, आर कैप इज इक्वल टू एक्स आई, एक्स का हमेशा आई आएगा और वाई क्या जे वाला, वाई के लिए जे। इसी प्रकार जेड होता तो जेड, ठीक है। ये हो गया स्थिति सदिश, समझ गए। स्थिति सदिश यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति, सिंपल सी बात ये है। स्थिति सदिश का मतलब होता है कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति, ये बताना किसमें, सदिश रूप में, वो हो जाएगा स्थिति सदिश, ठीक। तो ये क्या हो गया, आर कैप इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूँ कि मैंने माना कि ये कोई बिंदु है, यहाँ पर 4,9 बिंदु है, इसके स्थिति सदिश बताओ। कोई बिंदु है ए, उसके स्थिति सदिश बताओ, ठीक। तो आप क्या बोलोगे सर, 4i + 9j, 4i + 9j, बात खत्म, बात क्लियर। यदि ये कुछ भी होता है, कि माइनस में होता तो -4i -9j, समझ गए। जो भी है उसके साथ में i और j लगा दो, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली अपन ये मूल बिंदु के सापेक्ष निकालते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु के अगर आप सदिश फॉर्म में देख लो क्या होगा, 0i और 0j, यही ना। और ये 4i + 9j, तो उसी प्रकार o से a, इसको आप OA वेक्टर भी बोल सकते हो, OA सदिश, या फिर आप इसको इसका स्थिति सदिश r फॉर्म में बोलो तो r, ठीक है, 4i 9j, तो ये हो जाता है स्थिति सदिश, क्लियर। चलिए ये मैं आपको, और जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पूरा इसके डिटेल में घुसने वाला है, क्योंकि इसी बेस पे मैं आपको बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह, सॉरी मैथ्स के क्या, फोर्स के क्वेश्चन, दिमागी काम नहीं कर रहा है, फोर्स के क्वेश्चंस वगैरह वो है, ठीक है, वो अपन सॉल्व करेंगे। जब आपने जो कौन सा बल लगता है, कूलॉम बल, तो कूलॉम बल में अट्रैक्शन वगैरह वो सब कुछ आसानी से सीखने के लिए ये सदिश बहुत काम आता है, वेक्टर भाव बहुत काम आता है, ठीक है। चलिए तो अब देखो क्या कह रहा है कि भाई स्थिति सदिश रूप में, तो यदि 3 द्रव्यमान, जिनके द्रव्यमान क्रम से क्या है m1 m2 m3 है, तथा जिनका स्थिति सदिश क्या है r1 r2 r3 हो, तो इनके सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश r कॉम है। अब देखो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भाई मैंने माना कि 3 द्रव्यमान, एक द्रव्यमान m1 है, दूसरा m2 और तीसरा m3 है। m1 की स्थिति सदिश मैंने मान लिया r1, m2 के r2 वेक्टर, m3 का r3 वेक्टर। तो साफ बात है इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इस निकाय का सेंटर ऑफ मास का होगा कहीं ना कहीं ये बीच में होगा इनके आसपास, ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पर है। तो इसका जो स्थिति सदिश आएगा वो मैंने बोल दिया r वेक्टर कॉम, कॉम यानी कि सेंटर ऑफ मास। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, r कॉम इज इक्वल टू m1 r1 + m2 r2 + m3 r3, m1 + m2 + m3। समझ गए, बात क्लियर। चलिए अब अपन ने लास्ट क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल किया था, ठीक है, जिसमें मैंने अलग अलग आपको x एंड y के निर्देशांक
निकालने के लिए बोला था कि आप इसमें एक्स एंड वाई के निर्देशांक ज्ञात करो। अब इस फॉर्मूले से एक साथ उसको निकालेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्लास में जब अपनी क्लास पूरी हो रही थी तो लास्ट सवाल यही किया था कि भाई दिए गए निकाय के द्रव्यमान केंद्र की एक्स एंड वाई निर्देशांक ज्ञात करो। दिए गए निकाय के द्रव्यमान केंद्र के एक्स एंड वाई निर्देशांक ज्ञात करो, ये सवाल अपन ने किया था, ठीक है। तो उसको तो उस टाइम अपन ने कैसे किया था, अपन ने एक्स के लिए अलग निकाला था, वाई के लिए अलग निकाला था। क्या फॉर्मूला लगाया था भाई, एक्स के लिए किया था m1 x1, इसको m1 मान लिया, उसकी जो x लेंथ है वो 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको m2 मान लिया था, m2 का x2 10 हो जाएगा, तो उस प्रकार किया था, ठीक है। m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। उसी प्रकार जब y के लिए किया तो वही m1 y1 m2 y2। अब अपन क्या करेंगे, साथ में करेंगे, सदिश फॉर्म में करेंगे, वेक्टर फॉर्म में करेंगे, ठीक। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल भाई इसको मान लेते हैं m1। ये क्या है m1 माना। अगर मैंने मान लिया कि m1 कितना है 3, भाई इसको m1 मान लिया तो m1 कितना 3 kg, दूसरे को मान लिया m2, तो m2 कितना हो जाएगा 2 kg, ठीक। अब इसके निर्देशांक क्या है 5,10। अब यदि इसके निर्देशांक 5,10 है तो उसकी स्थिति सदिश है ये r1 वेक्टर, r1 वो कितना हो जाएगा, मैंने पहले बताया था xi यानी कि 5i प्लस 10j, ठीक। उसी प्रकार इसके लिए देखोगे तो ये r2 वेक्टर, तो r2 बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10i प्लस 5j, ठीक। अब अपने को सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कहीं बीच में होगा यहाँ पर, इसके लिए क्या हो जाएगा आर कॉम। तो आर कॉम के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, आर कॉम के लिए फार्मूला वही m1 r1 m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए m1 कितना है 3 है, r1 कितना है 5i प्लस 10j, ओके क्लियर। m2 कितना है 2 है, r2 10i प्लस 5j, ओके क्लियर। अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, ठीक। अब देखोगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 × 3 15i, चलो आपको थोड़ा सा खोल के लिख लेता हूँ, 15i प्लस 30j, ठीक है। उसी प्रकार 20i प्लस 10j, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब टोटल यहाँ देखोगे तो ये i वाला कितना हुआ 15i और 20i यानी कि 35i प्लस j वाला 30j प्लस 10j 40j बट्टा 5। अब डिवाइड करोगे तो मालूम पड़ेगा आपको, आएगा 7i प्लस 8j। तो आपको कोई पूछे कि भाई सेंटर ऑफ मास जो द्रव्यमान केंद्र है उसका स्थिति सदिश क्या है, पोजिशनल वेक्टर क्या है, तो पोजिशनल वेक्टर यह जाएगा, क्या जाएगा r कॉम इक्वल टू 7i प्लस 8j। ये किसको शो कर रहा है, इस पॉइंट को, इसका निर्देशांक क्या है 7,8, जहाँ पर इनका सेंटर ऑफ मास है। बात क्लियर। अब कोई बोले कि इसका निर्देशांक क्या है, तो ये 7,8 इसका निर्देशांक। बात क्लियर। तो वो अपन ने अलग अलग किया था, ये अपन एक साथ कर सकते हैं इस वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म में चीज़ें आपके बहुत सारे डाउट, कभी आप कन्फ्यूज में नहीं रहोगे। बिना वेक्टर के करते हो ना तो क्या होता है, बहुत बार चीज़ें मतलब आप कन्फ्यूज हो जाते हो। जहाँ पे ये फोर्स वगैरह आएगा ना, जहाँ पे ये अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण, वहाँ फिर ये आई जे और भी अच्छा काम आएगा, ठीक है। और फिर भी आपको वेक्टर में कुछ डाउट होगी, सर हमको तो बिल्कुल ही वेक्टर नहीं आता, तो मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है, वैसे कुछ इतना तो पता ही होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि भाई इसको एक्स वाले को क्या लिखते हैं, एक्स वाले को आई कैप, वाई वाले को जे कैप, ठीक है। और वो अपने को डायरेक्शन बताना है कि भाई इसको जैसे कि ये है
फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई पॉइंट है 4,5, तो इसको मैं 4i + 5j क्यों लिखा स्थिति सदिश? तो इसका मतलब ये है कि मेरे को यहाँ पर पहुँचने के लिए पहले तो मेरे को चलना पड़ेगा इतना 4, इस साइड चलना पड़ेगा 4, यानी कि आई कैप में 4 चलना पड़ेगा। भाई मैं ऐसे तो थोड़ी लिखूंगा कि 4 मेरे को चलना है एक्स अक्ष पर, प्लस 5 मेरे को चलना है वाई अक्ष पर ऐसे ऊपर, तब जाके इस बिंदु पर आऊँगा ऐसे होके ऐसे। तो अपने शॉर्ट तरीका क्या लिख दिया भाई, इस तरफ टाइप चलना है, यानी कि 4i अपन समझ गए कि भाई इस साइड जाना है। फिर 5j तो समझ गए कि हाँ यहाँ आके फिर से ऊपर चला गया 5j, यानी कि ऑटोमेटिकली बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला। तो अब इसको साथ में लिखोगे ऐसे, यहाँ से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 4i + 5j, ये पूरा अपने आप में समझ गए। ये लाइन क्या हो जाएगी 4i + 5j, ये 4i ये 5j, और ये लाइन पूरी 4i + 5j, समझ गए। चलिए सब कुछ वेक्टर, मतलब वेक्टर भी एक मतलब अलग से सेपरेट टॉपिक होता है, आप सभी को पता ही होगा। आप जब 11th में जाते थे तो पढ़ते थे, मैंने खुद भी बताया कि मुझे बच्चों ने वेक्टर सर बना दिया था, क्योंकि मैंने वेक्टर बहुत पढ़ा लिया था उनको, ठीक है। चलिए खैर मैं साइड में ये नहीं और भी चीज़ें पढ़ाऊँगा, तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत बेसिक पीछे का आए तो उसके बारे में बताता रहूँगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मतलब अधिदेश बोर्ड ने कोई सवाल नहीं पूछे जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब पीछे वाला बेसिक चाहिए एक्स्ट्रा, जो टॉपिक टू टॉपिक है वही सवाल पूछे हैं, ठीक है, उन्हीं में घुमा फिरा के, ठीक है ना। तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना काफ़ी है आपके लिए, आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, या फिर कुछ भी कहीं भी एक्स्ट्रा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में पूछा है कि भाई इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना, सेंटर ऑफ मास इस निकाय का आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यहाँ पे जो 3 kg का द्रव्यमान है वो आपके मूल बिंदु पे दिया हुआ है। कहाँ पर? ये मूल बिंदु पर है 3 kg का, ठीक है। 3 kg का यहाँ पर है, 1 kg का यहाँ पर है, यानी कि इस मूल बिंदु से a मीटर की दूरी पर है। कितना? a दूरी पर, a मीटर। ये लेंथ भी a है, ये लेंथ भी a है। अब आपको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो अब आप यहाँ से देखोगे तो फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि भाई ये अपना m1 हो गया, ठीक है, ये अपना m2 हो गया, और ये अपना हो गया m3, ठीक। तो अपने पास जो m1 है वो कितना है 2 kg, और यदि मैं इसको स्थिति सदिश फॉर्म में करूँ तो इसका स्थिति सदिश क्या लिखोगे आप? इसके लिए आपको चाहिए इसके निर्देशांक, तो वो अपन निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं m2 की। तो m2 देखो कितना है 3 kg। अब इसका स्थिति सदिश क्या होगा? तो इसका जो स्थिति सदिश है r2, चूँकि इसका निर्देशांक क्या है 0,0, क्योंकि मूल बिंदु पर स्थित है, तो 0,0 है, तो इसका साफ बात है स्थिति सदिश क्या होगा 0i 0j, 0i और 0j। हाँ, वैसे आप लोगों को वेक्टर अगर सीखना है, क्योंकि देखो वेक्टर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है एक तरीके से, मतलब जिसका वेक्टर वीक रहता है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में वीक भी रह जाता है, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि सर हमें रियल में वेक्टर सीखना है, तो मैं एक अलग से क्लास वेक्टर के लिए बिल्कुल 1-2 घंटे की क्लास होगी, इस पर पूरा वेक्टर निचोड़ के, मतलब बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके 11th क्लास के बच्चे जब पहली बार आते हैं ना, तो उनको मैं कैसे पढ़ाता हूँ उससे स्टार्ट करके फिर बिल्कुल अच्छे लेवल तक आपको वेक्टर सिखा दूँगा, सिर्फ 2 घंटे की क्लास मैक्सिमम, ठीक है। तो आप बोल देना, तो मैं साइड में बना दूंगा वो क्लास भी, ठीक है। आपके क्या रहते हैं कमेंट्स, उसका इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, ठीक है। अब जैसे कि m3 है, तो m3 कितना है? m3 है 1 kg, m3 1 kg। तो इसके रिगार्डिंग जो r3 होगा, इसका जो पोजिशनल वेक्टर होगा इस तरह से वो क्या होगा, देखो इसका निर्देशांक क्या होगा, चूँकि इसकी x दूरी कितनी है a, तो a और y कितना है, y तो 0 है भाई, ऊपर उठा हुआ थोड़ी है ये, तो y 0 a,0, ठीक। तो ये हो जाएगा ai कैप + 0j कैप। ये ध्यान रखना थोड़ा हाँ, एग्जाम में क्या होता है ऐसे सवाल करते ऐसे लिख लेते हैं, फिर इसको भी अपन 0 में मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे सिली मिस्टेक होती रहती है, तो उस पर ध्यान दिया करो।
अब बात करना इसकी भाई इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो सीधी सी बात है, पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर ये ए है, ये ए और ये ए, तो ये बनता है पूरा पूरा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में अगर आप ऊपर से यहाँ पे एक लंब डालते हो ना, तो ये लंब इसको समद्विभाजित करता है, यानी कि ये जो लंबाई है ना, ये a/2 पे समद्विभाजित करेगा। कहाँ पर? a/2। ये लेंथ क्या हो जाएगी? a/2, यानी कि x निर्देशांक तो क्या आ जाएगा इसका? a/2 आ जाएगा। अब आपको ये भी निकालना y वाला। ठीक है भाई, x तो ये आ गया, इसके रेस्पेक्ट में x तो ये आ गया, x निर्देशांक a/2, y वाला आपको निकालना है। तो देखो इसका भी एक तरीका है, बहुत सारे तरीके वैसे तो। यदि ये a/2 है, ये लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री हो गया, ये a/2 है, ये a है, तो आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस जो प्रमेय है वो लगा के ये निकाल सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी इसको निकालने का एक शॉर्ट तरीका भी है, आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना ये वाला। ठीक है, आपको देखो निकालना क्या, निकालना लंब है, आधार दिया हुआ है, आपको जो कर्ण है वो दिया हुआ है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो वो लंब का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका और भी बता सकता हूँ। कैसे भाई, यदि ये ए है ना, ठीक है, तो ये एंगल कितना है? 60 है। ये क्या है? ये क्या होगा? ये हो जाएगा 90। तो ये 60, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये एंगल क्या होता है? 30। तो यहाँ से भी आप देखो तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको आप? a cos 30। क्या लिख सकते हो? a cos 30। ठीक है, तो a cos 30 कितना हो जाएगा? देखो इसके लिए ये 30 एंगल है ना, ठीक है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? a cos 30, a cos 30 cos थीटा। ठीक है, और cos जो 30 है उसका मान कितना होता है? अब किसी को पता है? a इंटू √3/2 ये होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3a/2, √3a/2, यानी कि ये वाला जो लेंथ क्या आ जाएगी? √3a/2। तो यानी कि इसके जो निर्देशांक है वो क्या आ जाएंगे? एक तो a/2, दूसरा √3a/2, यानी कि r1 का ये क्या हो जाएगा? a/2 i कैप प्लस √3a/2 j कैप। समझ गए? बात क्लियर? मामला सिंपल है। ठीक है, चलो अब क्या करना है? तो सीधा फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या कहता है भाई? आर कॉम सेंटर ऑफ मास m1 r1 m2 r2 m3 r3 m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो m1 कितना है? 2, r1 a/2i प्लस √3a/2 j प्लस m2 कितना है? 3, और r2 0i प्लस 0j, तो पूरे 0 हो गया जब गुणा हो जाएगा तो। ठीक है, और m3 1 kg है ना, हाँ खैर 1 को तो लिखने का काम ही नहीं, फिर भी चलो 1 है तो 1 ai प्लस 0j बट्टा नीचे में कितना हो जाएगा? ये m1 प्लस m2 प्लस 3, 4 और 6, कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा। ऐसे तो ये तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा पार्ट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये जो आई कैप है उसमें हो जाएगा ai, और ये जब गुणा करोगे तो ये अंदर गुणा करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ai प्लस ai, 2ai/6, 2ai/6, यानी कि 2ai/6 यानी कि क्या हो जाएगा? a/3i। ठीक, और उसी प्रकार ये अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये रहेगा प्लस √3a/6j। ये हो जाएगा आपके सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश। तो उसके जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे? जो सेंटर ऑफ मास का होगा द्रव्यमान के अंदर a/3 और √3a/6 पर। ठीक है, a/3 यानी कि लगभग यहाँ पे होगा कुछ a/2 यहाँ, तो a/3 इस साइड होगा, और यहाँ कुछ एरिया के आसपास, यहाँ समझ लो कुछ यहाँ आसपास। ठीक है, √3a/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप।
वेक्टर से कितना काम आसान हो गया, मस्त हो गया। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जहाँ मिले उनकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आज की क्लास में इतना ही, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं कर पाऊँगा, आप भी समझते हो बॉडी में वीकनेस बहुत है अब भी, और आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। और आप बोलोगे, आप कमेंट जरूर करना, मैं वेक्टर का अलग से वीडियो बना के आपको पढ़ा दूँगा वेक्टर। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगाता है वेक्टर पढ़ना और पढ़ाना, दोनों चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच।